अर्थ्स लास्ट डेज द इन्वेजन। अध्याय 6 कैरी। जो और कैरी उस विशालकाय हरे रंग की पराई आकृति के ऊपर खड़े होकर उसे जंजीरों से जूझते हुए देख रहे थे। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी कलाइयां और टखने बिस्तर से बंधे हुए थे, शरीर फैला हुआ था और उसका धड़ और गर्दन जंजीरों से जकड़े हुए थे। वह एक अजीब भाषा में चीख रही थी जो लैटिन जैसी लग रही थी, लेकिन लैटिन नहीं थी। जैक बंकर के मुख्य द्वार पर किसी को पहरा देने के लिए कमरे से बाहर चला गया था। भारी लोहे का दरवाजा मजबूती से बंद था। लंबी लोहे की छड़ एक बड़े धातु के छल्ले में लगी हुई थी जो ताले का काम करती थी और जिसका उपयोग दरवाजे को खोलने के लिए किया जाता था। बाकी सभी लोग बेस कंट्रोल में इंतजार कर रहे थे। जैक एक हाथ में ब्लास्टर लिए हुए इठलाता हुआ अंदर आया और बिस्तर पर तड़पती और चीखती हुई उस लड़की को घूरने लगा। वह उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और ब्लास्टर को उसके कंधे पर तान दिया। मेरे एक दोस्त को इसी ब्लास्टर से गोली लगी थी। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से उसे एक वायरस हो गया। मुझे इसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हें भी इसी से गोली मार दूंगा, उसने ब्लास्टर लहराते हुए कहा ताकि वह उसे देख सके। गुर्राते हुए वह उससे मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसके होंठ कसकर बंद थे। उसने बोलने से इनकार कर दिया। एक झंझनाहट सुनाई दी और वह चीख पड़ी। उसके कंधे पर बने घाव से धुएं की एक पतली लकीर निकल रही थी। वह जोर जोर से सांस लेने लगी, घरघराहट होने लगी। दैक ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। चलो इसे फिर से कोशिश करते हैं। मुझे बताओ कि इनमें से किसी एक से गोली लगने के बाद वायरस कैसा व्यवहार करता है। यह कहते हुए उसने ब्लास्टर को उसकी ओर लहराया। सिसकते हुए उसने अपना सिर जैक की ओर घुमाया। जहर, ब्लास्टर का जहर, वायरस नहीं। जैक पीछे हटकर बैठ गया, अभी भी ब्लास्टर को ताने हुए। क्या यह जहर वायरस की तरह फैलता है? कैदी ने गुर्राते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके होंठ कसे हुए थे, वह जवाब नहीं देना चाहती थी। एक और झंझनाहट सुनाई दी, जिससे वह चीख पड़ी। उसके दूसरे कंधे से धुएं की एक पतली लकीर उठी। चीख थमने के बाद वह सिसकने लगी। अंत में वह हंफने लगी मानो उसे पर्याप्त हवा न मिल रही हो। क्या यह जहर वायरस की तरह फैलता है? जैक ने पूछा। उसकी आवाज कठोर थी, दांत भींचे हुए थे। क्या यह वायरस की तरह संक्रामक है? इस समय वह रो रही थी, उसका चेहरा अब भी दूसरी ओर मुड़ा हुआ था। वह जवाब नहीं देना चाहती थी। जैक, अभी भी कैदी को देखते हुए, कैरी, जाओ कुछ तेज धार वाली चीज ले आओ, फिर हम उसे एक एक करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, जब तक कि वह हमें वह न बता दे जो हम जानना चाहते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। उस परदेसी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था जब उसने कैरी को आदेशित सामान लाने के लिए कमरे से बाहर जाते देखा। वह छटपटाने लगी और चीखने लगी। अपने टुकड़े टुकड़े किए जाने के ख्याल से ही वह भयभीत हो गई थी। जैक उसे संघर्ष करते हुए देख रहा था। हमें वह बताओ जो हम जानना चाहते हैं, वह गुस्से से उबल रहा था। वह एलियन तेजी से सांसें लेने लगा, उसकी सांसें अनियमित हो गईं। जैक बस देखता और इंतजार करता रहा। कैरी कमरे में दाखिल हुई और उसने जैक को एक माचेटी और एक बोल्ट कटर थमा दिया। बंदी की आंखें चौड़ी हो गईं, वह और जोर से छटपटाने लगी। जैक बस देखता रहा, ब्लास्टर को ताने हुए। उसके संघर्ष शांत होने के बाद जैक ने फिर से पूछताछ शुरू कर दी। क्या यह जहर वायरस की तरह फैलता है? उस परदेसी के हरे रंग के चेहरे से आंसू बह रहे थे। नहीं, उसने निगलते हुए कहा, यह सिर्फ एक गोली को मारता है। मैंने तुम्हें गोली मारी? जैक ने उससे कहा, फिर पूछा, क्या यह जहर तुम्हारे जैसे लोगों पर भी असर करता है? नहीं, बस एक इंसान, उसने सिसकते हुए कहा। तुम्हारे लोग इस ग्रह पर क्यों आए? उसने ब्लास्टर की ओर इशारा करते हुए पूछा। मुझे घर चाहिए, वह सिसकते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बिस्तर पर टपक रहे थे। हम सबको क्यों मार रहे हो? जैक ने पूछा। हमारे साथ शांति से रहने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे लोगों ने निर्दोषों, बूढ़ों और बच्चों को सिर्फ उनका घर छीनने के लिए मार डाला। वह फिर से सिसक उठी, उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। जैक ने उसके आंसू देखे और फिर बोलना शुरू किया, हमारे लोगों ने तुम्हारे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम इसके लायक नहीं है। अगर तुम्हारे लोगों को सचमुच घर की जरूरत है, तो निर्दोषों की हत्या करने से कहीं बेहतर तरीका है। उसके आंसू और बढ़ गए और उसके चेहरे पर उदासी के साथ साथ शर्मिंदगी के भाव भी उभर आए। जैक ने आह भरी। मेरा नाम जैक है, उसने अपनी बहन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी जुड़वा बहन कैरी है, और फिर जो की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जो है। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हम तुम्हें भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हम बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे लोगों ने ये सब शुरू किया है। तुम्हारे लोगों को हत्यारा बनने के बजाय कोई बेहतर रास्ता ढूंढना चाहिए था। जैक जाने के लिए खड़ा हुआ, तभी उस परग्रही ने कहा, मैं शीला हूं। हमने जो किया है उसके लिए मुझे खेद है। यह अपमानजनक है। जैक वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा था। यह सम्मान के विरुद्ध है, उसने शांत स्वर में कहा, फिर कैरी और जो को पहरा देते हुए कमरे से बाहर चला गया। जैक बेस कंट्रोल में दाखिल हुआ। उसने शीला को देखा था। उसने उसमें बदलाव देखा। जब उसने शीला से उसके लोगों के कारनामों के बारे में बात की, तो उसने उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी।
उसके भीतर की हर आवाज उसे बता रही थी कि उसे पछतावा हो रहा है। वह उसे तब तक नहीं मारना चाहता था जब तक उसके पास कोई और चारा न हो। लेकिन इस एलियन महिला, शीला के मामले में, उसके पास विकल्प था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या करे। जेमी दरवाजे पर पहरा दे रही थी जबकि एलिस, टैमी और ट्रेसी बेस कंट्रोल में इंतजार कर रही थी। जैक के अंदर आते ही तीनों लड़कियों ने ऊपर देखा। क्या उसने बताया कि वायरस संक्रामक है? ट्रेसी ने पूछा। उसे डर था कि कहीं उसकी भी मौत निक की तरह न हो जाए। जैक भारी मन से बैठते हुए बोला, उस एलियन ने कहा कि यह जहर है, वायरस नहीं। इसका मकसद गोली लगने से घायल हुए इंसानों को मारना है। उसने यह भी कहा कि यह वायरस की तरह संक्रामक नहीं है। तीनों लड़कियों ने राहत की सांस ली। फिर ट्रेसी बोली, क्या हम उसकी बात पर विश्वास करें? जैक ने तीनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, मेरा मन कहता है कि वह सच कह रही है, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। हमें इसे वायरस की तरह समझना होगा, क्योंकि यह संक्रामक है। उसने गहरी सांस ली। मैं गलत नहीं होना चाहता। जैसा कि कहते हैं, सावधानी बरतना पछताने से बेहतर है। तीनों लड़कियों ने सहमति में सिर हिलाया। 3 दिन बाद शीला बिस्तर पर बैठी थी, उसके हरे रंग के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की थी। वह जानती थी कि इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वे उस जहर को लेकर चिंतित थे जिसने उनके एक दोस्त की जान ले ली थी। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या करेंगे। उसके मन का एक हिस्सा चाहता था कि वे उसे मार डालें और इस सब से छुटकारा पा लें। यातना के बाद उन्होंने उसके घावों को साफ किया और पट्टी बांधी। उन्होंने उसे खाना भी खिलाया, जो उसके लोग कभी नहीं करते। इसके बजाय वे उसे यातना देते, फिर उसे कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ देते जब तक कि वह लाश न बन जाए, जिसे वे अपने पालतू जानवरों को खिला सकते थे। इसके विपरीत, उन्होंने उसके लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों के बावजूद दया दिखाई। इस स्थिति के बावजूद उसके मन में उनके लिए सम्मान था। जैक नाम के व्यक्ति की बातें सुनते हुए उसे अपने लोगों के कार्यों पर शर्म और अपमान का एहसास हुआ। भले ही वे उसे जाने दें, वह अपने लोगों के पास वापस जाकर इस ग्रह के लोगों को नष्ट करने में उनकी मदद नहीं करेगी। यह गलत था। उसकी अंतरात्मा उसे मनुष्यों की मदद करने के लिए कह रही थी, न कि उन्हें नष्ट करने के लिए। बंकर के बड़े धातु के दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। जैक, जो और कैरी उसके सामने खड़े होकर ध्यान से सुन रहे थे। फिर से खटखटाने की आवाज आई। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, क्या अंदर कोई है? मुझे मदद चाहिए। खटखटाने की आवाज जारी रही, फिर दरवाजे पर लगा बड़ा लोहे का पहिया आगे पीछे हिलने लगा, जिससे दरवाजे को बंद रखने के लिए पहिए में फंसी लंबी छड़ खड़खड़ाने लगी। जैसे ही धमाके जारी रहे, शीला लड़खड़ाते हुए अंदर आई, जंजीरें खड़खड़ा रही थीं, उसके पीछे पीछे जेमी और एलिस भी आ रहे थे, जो उसकी रखवाली कर रहे थे। इनसे जहर की गंध आ रही है। ये इंसान हैं, लेकिन इनमें कुछ गड़बड़ है, शीला ने उनसे कहा। यह जहर नहीं है, यह कुछ और है, उसने चेतावनी दी। शेलिया के बोलते ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज तेज और लगातार होने लगी। अध्याय 7, क्या वह एक ज़ोंबी है? दरवाजा हिलने लगा और बड़ा धातु का पहिया जोर से आगे पीछे घूमने लगा। मुझे अंदर आने दो। मुझे मदद चाहिए, आवाज और भी जोर से पुकारी। हॉल में छिपकर नील सिसक रहा था, बाकी 7 लोग बंदूकें ताने गोली चलाने के लिए तैयार खड़े थे। महिला एलियन, शीला, जंजीरों में जकड़ी खड़ी थी, हवा को सूंघ रही थी, उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैक ने शीला की ओर देखा। क्या यह तुम्हारे लोगों का काम है या कुछ और? उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। वह उसे दोष नहीं दे रहा था, वह केवल उत्सुक था क्योंकि अगर उसके लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है, तो शायद इसका कोई इलाज हो। शेलिया ने सिर हिलाया। हमने ऐसा नहीं किया। यह कुछ अलग है। ऐसा लगता है जैसे वह जीवित है, फिर भी नहीं। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसी गंध वाले जीव जीवित मांस खाते हैं। वे एक शिकार का थोड़ा सा हिस्सा खाते हैं, फिर शिकार मर जाता है और फिर उन्हीं की तरह वापस आ जाता है। शेलिया दरवाजे की ओर देख रही थी, उसका डर बढ़ता जा रहा था। ज़ॉम्बी? जेमी ने अविश्वास से पूछा, उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, उसका डर बढ़ता जा रहा था। मुझे नहीं पता ये क्या है। मुझे माफ करना। ज़ॉम्बी क्या होते हैं? शीला ने जेमी की ओर देखते हुए पूछा। एलिस ने बड़ी धातु के दरवाजे से अपनी निगाहें हटाए बिना कहा, ज़ॉम्बी बिल्कुल वही हैं जिनका आपने अभी वर्णन किया है। ऐसे बदबूदार लोगों को कैसे मारते हो? टैमी ने शीला से पूछा। तुम्हें उनका सिर काटकर शरीर को जला देना होगा, शीला ने उससे कहा। तुम्हारे इंसानी हथियार उन्हें नहीं मार पाएंगे, नहीं मेरे लोगों के हथियार। फिर दरवाजे की ओर देखते हुए उसने कहा, उसका सिर काट दो और उसके शरीर को जला दो, उसे राख में बदल दो, वरना वह वापस आ जाएगा। क्या ये वायरस की तरह संक्रामक होते हैं? या सिर्फ काटने या खरोंचने पर ही फैलते हैं? जैक ने शीला की तरफ देखते हुए और फिर हिलते हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। वे काटने से और अधिक संख्या में जीव पैदा करते हैं। मुझे नहीं पता कि खरोंच से और अधिक जीव पैदा होंगे या नहीं। मुझे विश्वास नहीं है कि केवल उनके आसपास रहने से कोई उनमें से एक बन सकता है, शीला ने उससे कहा, जो समझ गया था कि उनके हथियार बेकार हैं। मुझे एक माचिटी चाहिए।
ट्रेसी, जान, मुझे माचेटी ला दो। अगर तुम्हें और दिखें तो उन्हें भी ले आना। ट्रेसी कमरे से तेजी से बाहर निकली और गलियारे में गायब हो गई। क्या तुम्हें एक से ज्यादा की गंध आ रही है? कैरी ने शीला से पूछा। उसे चिंता थी कि कहीं और भी समस्याएं न हो। मुझे सिर्फ एक की गंध आ रही है, उसने डरते हुए दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। इसे नजरअंदाज मत करो, हो सकता है और भी हो। सिर्फ इसलिए कि मुझे एक की गंध आ रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे मौजूद नहीं है। जैक उसे देखता रहा, उसकी घबराहट और शब्दों पर गौर करता रहा। धन्यवाद, शीला, जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। शीला ने जैक की ओर आश्चर्य से देखा, उसके लहजे में दयालुता थी। उसने बस सिर हिलाकर उसे जवाब दिया और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। ट्रेसी 4 माचेटी लेकर अंदर आई और उनमें से एक माचेटी जैक, जो, कैरी और जेमी को दे दी, जो समूह में एकमात्र कुशल लड़ाके थे। बड़े चाकू लेकर उन्होंने अपने हथियार म्यान में रख लिए और माचेटी उठा ली। जिनके पास भी शॉटगन या ब्लास्टर है, गर्दन पर निशाना लगाओ, इससे उसका सिर धड़ से अलग हो सकता है। मुझे शक है कि हमारी आम बंदूकें ऐसा कर पाएंगी। जैक ने ठोस धातु के दरवाजे पर नजरें गड़ाए हुए उनसे कहा। कचरा या खरोंच मत खाना। मैं अपने किसी दोस्त को मारना नहीं चाहता। वे सब जैक की तरफ देखने लगे, उनके चेहरे पर डर छा गया, लेकिन उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। कैरी ने कहा, अगर हम में से किसी को भी जॉम्बी काट ले या खरोंच दे, तो हम उसे तब तक संभाल कर रखेंगे जब तक हमें पता न चल जाए कि वह जॉम्बी बन जाएगा या नहीं। अगर तुम्हारी मौत हो जाती है तो हम तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे। फिर उसने अपनी जुड़वा बहन की तरफ देखा। मैं किसी को तब तक नहीं मारना चाहती जब तक हमें यह पता न चल जाए कि वह जॉम्बी बन जाएगा। हम सावधानी बरतेंगे, लेकिन जब तक कोई और चारा न हो, हम किसी को नहीं मारेंगे। जैक ने सिर हिलाया। सहमत हूं। भारी धातु का दरवाजा लगातार हिलता डुलता रहा। दरवाजे के दूसरी तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। जैक ने गलियारे में नीचे की ओर देखा जहां नील दुबका हुआ था और उसे बाहर आने का इशारा किया। नील, बाहर आओ। नील सिर झुकाए हुए छोटे से प्रवेश द्वार में धीरे धीरे दाखिल हुआ और जैक के बगल में खड़ा हो गया। एलिस, टैमी, ट्रेसी और शीला के कमरे में वापस जाओ। नील, तुम पिछली बार की तरह दरवाजा खोलोगे। हम बाकी लोग हॉल और दरवाजों में छिप जाएंगे। हमें इससे निपटना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि वह भागेगा। उसने अपनी जुड़वा बहन कैरी की ओर देखा। तुम एक शॉटगन ले लो, हम बाकी लोग अपनी शॉटगन के साथ माचेटी भी रखेंगे, गोली चलाने के लिए तैयार। माचेटी को भी पास रखना, कहीं जरूरत पड़ जाए तो। जैक को छोड़कर बाकी सब अपनी अपनी जगह पर आ गए। वह बड़े धातु के पहिए के पास गया, चुपचाप बार को बाहर निकाला और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जैक ने नील की तरफ देखा। अगर वह तुम्हारे पीछे आए तो भाग जाना। उसे तुम्हें काटने या खरोंचने मत देना। नील ने सिर हिलाया, फिर भारी पहिए को तेजी से घुमाया, जिससे दरवाजा खुल गया और वह दरवाजे के पीछे की दीवार से चिपक गया। बाहर सिर्फ एक ही व्यक्ति था। वह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी वही बीमारी हो जो निक को बेडरूम में विस्फोट होने से पहले थी। वह आदमी दरवाजे से अंदर आया, फिर बंकर में चला गया। उसके हरे रंग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। हंसते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हरे रंग के दांत ऐसे नुकीले थे मानो उन्हें घिसकर धारदार बनाया गया हो। उसने छोटे से प्रवेश द्वार में चारों ओर देखा, जब तक उसकी नजर नील से नहीं मिली। फिर मुड़कर वह उसकी ओर एक कदम बढ़ाने लगा। कैरी ने अपनी शॉटगन का निशाना साधा। वह पहले से ही लोड थी और तैयार थी। उसे देखते ही उसने गोली चला दी। उन्हें यह समझने में बस एक पल लगा कि वह खतरनाक है। वह विषैला इंसान नील पर हमला करने ही वाला था। उसके चेहरे की मुस्कान ने उन्हें बता दिया कि वह जानबूझकर उनसे दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी का सिर धड़ से अलग हो गया, तरबूज की तरह फट गया और उसके गहरे हरे रंग के मस्तिष्क के टुकड़े दीवारों पर बिखर गए। खतरनाक पदार्थों से बचाव वाले सूट पहनकर उन्होंने हरे रंग से रंगे हुए शरीर, फटे हुए सिर और खून को साफ किया, उसे बाहर ढेर बनाकर आग लगा दी। इसके बाद उन्होंने प्रवेश द्वार को ब्लीच से साफ किया, जिसकी उनके पास कमी होने लगी थी। वे इसे ज्यादा देर तक नहीं कर सकते थे। बड़े और भारी बंकर का दरवाजा बंद करते हुए जैक ने उसे लॉक करने के लिए पहिया घुमाया, फिर उसे सुरक्षित करने के लिए रॉड को वापस पहिए में डाल दिया। वह गलियारों के चौराहे पर पहुंचा और पुकारा, सब लोग बेस कंट्रोल में मुझसे मिलो। फिर वह बेस कंट्रोल में चला गया और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे सभी लोग बेस कंट्रोल में पहुंच गए। शीला अभी भी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वे सभी आरामदायक सोफे पर बैठ गए और जैक के द्वारा उन्हें जो कुछ भी बताना चाहता था, उसे समझाने का इंतजार करने लगे। जैक कमरे के बीचों बीच रखी भारी मेज पर झुक गया, हथेलियां मेज पर टिकी हुई थी। उसने ऊपर देखा और शीला को घूरते हुए बोला, उस आदमी के बारे में हमें आगाह करने के लिए धन्यवाद। वह चाहता था कि हम दरवाजा खोलें, मदद के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए। उसका रंग हरा था, बिल्कुल हमारे दोस्त निक की तरह, जिसकी मौत ब्लास्टर के जहर से हुई थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे लोगों में कुछ ऐसा था जिसने उसे बनाया, क्योंकि उसका रूप रंग कुछ ऐसा ही था। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें जानकारी दे रहा हूं। शीला ने सहमति में सिर हिलाया और चुप रही ताकि वह अपनी बात जारी रख सके। जैक ने बंकर में मौजूद बाकी लोगों की तरफ देखा, एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे ध्यान से खोला। यह जॉम्बी की जेब में था।
लगता है यह किसी सुरक्षित शहर का नक्शा है, उसने कहा। पीछे लिखा है कि यह एक छिपा हुआ शहर है जो बाहरी दुनिया से सुरक्षित है। यहां देखो, उसने नक्शे पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। इसमें लिखा है कि यह एक आदर्श शहर है, आक्रमण से बचे लोगों का शहर। जो ने शीला की ओर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। शायद यह एक जाल है, उसकी आवाज में एकरूपता थी। जैक ने शीला की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि यह कोई जाल है, उसने अपने दोस्तों को देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि हमें जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें वहां जाने का कोई साधन ढूंढना होगा, बस या कुछ और, ताकि हम अपना सामान ले जा सकें। मैं बिना भोजन और सुरक्षा के नहीं जाना चाहता, जैक ने समझाया। मैं यह नहीं कह रहा कि हम अभी चले जाएं, बल्कि तब जब जाना पड़े। अगर हम अभी से तैयारी शुरू कर दें, तो हमें अपनी जरूरत की हर चीज पीछे नहीं छोड़नी पड़ेगी। अध्याय 8 जाल। बंकर में मौजूद हर व्यक्ति को सामान का हिसाब किताब करने के लिए एक कमरा सौंपा गया था। वे यह पता लगाना चाहते थे कि उनके पास क्या क्या है और किन चीजों का इस्तेमाल उन्हें केवल जरूरत पड़ने पर ही करना है। वे चाहते थे कि हर चीज लंबे समय तक चले। शेलिया जंजीरों में जकड़ी बिस्तर पर बैठी थी। जब जैक कमरे में दाखिल हुआ तो उसने ऊपर देखा। उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठे जैक ने अपने हाथ घुटनों पर रख लिए। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें ज़ॉम्बी वायरस के बारे में कुछ पता है? शेलिया ने सिर हिलाया। सच में नहीं। मैंने तो बस लोगों के इस तरह बदलने के बारे में सुना है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग जहर से नहीं मरते, वे उन जीवों में से एक बन जाते हैं। बस इतना ही जानते हो? उसने पूछा। उसने सिर हिलाया और फिर पूछा, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। जैक ने उसकी तरफ देखा। यह तुम पर निर्भर करता है। शेलिया ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बिस्तर को घूरने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं तुम्हें रिहा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि तुम उन्हें बता दोगी कि हम कहाँ हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तुम्हें रिहा करना बेहतर समझता हूं। मैं हत्यारा नहीं हूं, उसने समझाया। उसने सहमति में सिर हिलाया और कंबल पर लटके एक धागे से खेलने लगी। वह असहज महसूस कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं समझ गई, उसने उदास स्वर में फुसफुसाया। तुम क्या करना चाहती हो? उसने उससे पूछा। जब से हम तुम्हें यहां लाए हैं, मैंने तुम्हें बदलाव देखा है। बताओ तुम क्या चाहती हो? उसने कहा। वह उसे ध्यान से देख रहा था, उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा था। 1 मिनट सोचने के बाद उसने अपना सिर उठाया। मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। आप सही थे, हमें कोई बेहतर रास्ता ढूंढना चाहिए था। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि मेरे लोग आपके लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। मुझे कुछ मत बताना। अगर आप मुझे रिहा करने का फैसला करते हैं, तो वे मुझसे उन जानकारियों के लिए पूछताछ करेंगे जो मुझे पता है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें आपके बारे में पता चले। जैक ने सिर हिलाया। तो हम तुम्हें कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं सुनने देंगे, उसने कहा, फिर एक पल सोचकर उसने आगे कहा। तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं। तुम्हें पहले से ही इतनी जानकारी है जिससे वे हमें खत्म करने के लिए यहां आ सकते हैं। शेलिया ने अपने माथे पर हाथ फेरा। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। तो या तो मुझे यहीं रखो या मार दो। मैं उन्हें मुझे ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन लगाने से नहीं रोक सकती। अगर वे मुझे इंजेक्शन लगाएंगे तो मैं जानकारी छुपा नहीं पाऊंगी, उसकी आवाज कांप रही थी। इससे जैक हैरान हो गया। क्या उनके पास ट्रुथ सीरम है? उसने सवालिया लहजे में पूछा। शेलिया ने बस सिर हिलाया। जो ने दरवाजे से अपना सिर अंदर डाला और शीला को देखा। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारे कवच या तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है, उसमें कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगा है? सिर्फ मेरा रिस्ट बैंड, उसने जो की ओर देखते हुए जवाब दिया। जो ने सिर हिलाया, फिर अपने पीछे से एक बंडल निकाला और उसे बिस्तर पर रख दिया। हमने तुम्हें जंजीरों से मुक्त करने के लिए मतदान किया था, उसने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा रिस्टबैंड हमने नहर में फेंक दिया था जब हमें अपने बंकर तक जाने वाली सुरंग की सफाई करनी पड़ी थी। वह अचंभित होकर जो की ओर देखने लगी। उसने पूछा, क्या मैं आजादी से घूम सकती हूं? हम सोच रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या करें। हम तुम्हारी देखभाल करते करते थक नहीं सकते। ट्रुथ सीरम के बारे में जानते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारा यहीं रहना सबसे अच्छा होगा, कम से कम तब तक जब तक हम सुरक्षित शहर के लिए निकलने का फैसला नहीं कर लेते, अगर ऐसा कोई शहर मौजूद है, जो ने समझाया। जब हम निकलेंगे, तो अगर तुम चाहो तो अपने लोगों के पास घर जाने के लिए स्वतंत्र होगे। उसने जो को सिर हिलाकर सहमति दी, फिर जैक की ओर देखा। मैं इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती। मैं यह भी नहीं जानना चाहती कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। जैक खड़ा हुआ, फिर उसने शीला की जंजीरें खोलीं और उन्हें हटा दिया। जब वह उन्हें उठाकर भंडार गृह में रखने जा रहा था, तो उसने देखा कि शीला रो रही है। हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे, शीला। जब हमें इस शरण स्थल को छोड़कर जाना होगा, तो हम तुम्हें घर जाने देंगे। वह अचानक बोल पड़ी, मानो उसे कोई महत्वपूर्ण बात याद आ गई हो। क्या नक्शे पर कोई निशान है?
वह किसी पंख वाले कीड़े जैसा दिखना चाहिए। जैक ने उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, क्यों? अगर ऐसा कोई निशान दिखे तो मत जाना, उसने चेतावनी दी। मुझे जाल बिछाने की कहानियां याद आ गईं। वे किसी पर नक्शा रख देते हैं या किसी के लिए छोड़ देते हैं ताकि लोग एक शहर में इकट्ठा हो जाए, फिर जब शहर के लोग बेफिक्र हो जाते हैं तो वे हमला कर देते हैं। इसलिए जो सही कह रहा है, यह एक जाल हो सकता है। फिर उसने आगे कहा, मैं नक्शा नहीं देखना चाहती, बस एक पंख वाले कीड़े का निशान देखो। यह निशान मकड़ी के जाले में फंसी मक्खियों के हमारे संस्करण को दर्शाता है। इसका मतलब जाल है। जैक और जो ने उसकी ओर सिर हिलाया। जैक बोला, धन्यवाद। हम किसी कीट के प्रतीक की तलाश करेंगे। जैक ने डेस्क की दराज से नक्शा निकाला, उसे डेस्क पर फैला दिया और जो उसके बगल में खड़ा था उन्होंने उस पर बने कीट के प्रतीक की जांच की। नक्शे में भूमिगत प्रणाली दिखाई गई थी जो 3 कस्बों दूर स्थित एक रिफाइनरी से शुरू होती थी। उस कस्बे तक पहुंचना जहां से यह प्रणाली शुरू होती थी बहुत मुश्किल था। उन्हें खुले में कई मील पैदल चलना पड़ता जहां एलियंस उन्हें देख सकते थे। उन्होंने नक्शे के हर इंच की छानबीन की, लेकिन उन्हें किसी भी पंख वाले कीट का कोई निशान नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें कुछ ऐसे अस्पष्ट धब्बे मिले जिन्हें किसी परग्रही कीट के रूप में पहचाना जा सकता था, लेकिन वास्तव में वे कीट नहीं थे। यह बताना मुश्किल था। तुम क्या सोचते हो? जैक ने जो से पूछा। जैक ने नक्शे को देखा और गहरी सांस ली। मैं यह नहीं बता सकता कि इनमें से कोई धब्बा प्रतीक है या नहीं। शीला के नक्शे को देखे बिना मैं यह नहीं बता सकता, और अगर यह महज एक धब्बा निकला जो किसी पंख वाले कीड़े जैसा दिखता है, तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो ने जैक की तरफ देखा। तो हम वहीं वापस आ गए हैं जहां से शुरू किया था, उसने शांत भाव से कहा। अध्याय 9 छोड़े या रुके। शेलिया को छोड़कर, जिसने उनकी भलाई के लिए दूर रहने पर जोर दिया था, बाकी सभी लोग बंकर के बेस कंट्रोल में बड़ी मेज के चारों ओर बैठे थे। नक्शा उनके सामने फैला हुआ था। वे सभी मानचित्र पर बने निशानों और धब्बों को ध्यान से देख रहे थे। कोई भी यह नहीं बता पा रहा था कि ये धब्बे किसी कीट के आकार के थे या केवल दिखने में कीट जैसे थे। यह बताना मुश्किल था। जैक ने अपने दोस्तों के चेहरों को देखा। आप सब क्या सोचते हैं? क्या हम आगे बढ़े या थोड़ी देर और यहीं रुके? कैरी ने अपने जुड़वा भाई की ओर देखा, उसकी आंखें एकाग्रता से सिकुड़ी हुई थीं। मुझे तुम्हारे फैसले पर भरोसा है, भाई, तुम जो करोगे, मैं वही करूंगी। जो और जेमी नक्शे पर झुककर आखिरी बार उसे देख रहे थे, उनकी गर्लफ्रेंड उनके पीछे खड़ी थी। क्या हम थोड़ी देर इस पर चर्चा कर सकते हैं और कल फिर बात करेंगे? जेमी और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से अकेले में बात करना चाहते हैं, जो ने अपने काले बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जैक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं टैमी से अकेले में बात करना चाहता हूं। हम सुबह मिलेंगे और पुराने तरीके से इस पर फिर से विचार करेंगे और मतदान करेंगे। हम लाल और हरे रंग के स्ट्रॉ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैं कागज बर्बाद नहीं करना चाहता। कप में लाल स्ट्रॉ डालोगे तो हम यहीं रुकेंगे, हरा स्ट्रॉ डालोगे तो चले जाओगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि अगर हम यहां से जाने का फैसला करते हैं तो हमें बंकर को सुरक्षित करना होगा ताकि केवल हम ही वापस अंदर जा सकें, कैरी ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। मैं नहीं चाहती कि अगर हम यहां से चले जाएं और हमें वापस आना पड़े तो हमारा सारा सामान खो जाए। जैक ने अपनी बहन की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो। हम अपने साथ ज्यादा कुछ नहीं ले जा सकते, ब्लास्टर, खाना और पानी, बस इतना ही, उसने कहा। हम सिर्फ उतना ही सामान ले जा सकते हैं जितना हमारे बैकपैक में आ सके। हमें अपने हाथ खाली रखने हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम लड़ सकें। कमरे में चारों ओर सहमति की आवाजें सुनाई दी। उनके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। वे उस बंकर की सुरक्षा छोड़ने का फैसला करने ही वाले थे जो भोजन और पानी से लबालब भरा हुआ था। हथियारों का कोई खास महत्व नहीं था क्योंकि गोलियों का ज़ॉम्बीज पर कोई असर नहीं होता था, और ब्लास्टर में अतिरिक्त गोला बारूद ले जाने की जरूरत नहीं थी जो भारी होता था और भोजन और पानी रखने के लिए पर्याप्त जगह घेरता था। भूमिगत होने से पहले उन्हें 3 कस्बे पार करने पड़ते, इसलिए उन्हें तेजी से आगे बढ़ना था और किसी की नज़र में आने से बचना था। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि अगर खाना नकली निकले तो वे उसे बचाकर वापस आ सकें। शेलिया ने जैक्स के कमरे का दरवाजा खटखटाया। वह अंदर अपनी पार्टनर टैमी के साथ निजी तौर पर स्थिति पर चर्चा कर रहा था। अंदर आओ, जैक ने मोटे दरवाजे से आवाज लगाई। शेलिया ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसने चारों ओर नजर डाली और पाया कि उस छोटे से कमरे में केवल वे दोनों ही थे। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूं? उसने जैक को देखते हुए पूछा। जैक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी निगाहें शिकारी जैसी थीं। बैठ जाओ, उसने बिस्तर के पास रखी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह शालीनता से कुर्सी की ओर बढ़ी और जैक से नजरें हटाए बिना बैठ गई। बैठने से पहले उसने एक पल के लिए टैमी की ओर देखा। मुझे लगता है कि यह निजी बातचीत होनी चाहिए, उसने कहा। अगर आप बाद में मेरी बताई बातों पर सभी से चर्चा करना चाहें तो यह आपका फैसला है, लेकिन मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, उसने आगे कहा। यह स्पष्ट है कि आप यहाँ के नेता हैं और जो जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ वह एक नेता के लिए है।
टैमी ने उसे ध्यान से देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। कंधे उचकाते हुए उसने जैक की ओर देखा कि क्या वह चाहता है कि वह चली जाए या रुक जाए। जैक ने शीला में किसी खतरे की आशंका को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कोई खतरा नजर नहीं आया और उसने टैमी की ओर मुड़कर सिर हिलाया। ठीक है, शीला की बातों पर चर्चा पूरी होने के बाद मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगा। हाथ बांधकर टैमी गुस्से में दरवाजे से बाहर निकल गई। वह बहुत गुस्से में थी और शीला को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। टैमी के कमरे से चले जाने के बाद शीला ने जैक की ओर देखा, फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर उसने कुछ निशान बनाए थे और उसे जैक को थमा दिया। ये सभी निशान हमारे लोगों के लिए सांकेतिक भाषा है। अगर तुम्हें रास्ते में इनमें से कोई भी निशान दिखे, चाहे दीवारों पर खुदा हुआ हो या किसी चीज पर बना हुआ हो, तो समझ लो कि नक्शा एक जाल है। जैक ने सूची को ध्यान से देखा और गौर किया कि उनमें से कुछ धब्बे जैसे दिख रहे थे। क्या इनमें से कोई निशान मानचित्र पर दिखाई देगा? नक्शे को प्रकाश के सामने रखो और कागज पर बने निशानों को देखो। मुझे उस सूची में कुछ निशान जोड़ने होंगे, उसने कागज को अपनी ओर खींचते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें छिपे हुए निशानों को ढूंढना आता है या नहीं, लेकिन नक्शे पर बना निशान छिपा हुआ होगा, उसने आगे कहा। रास्ते में अगर कोई निशान होंगे भी, तो वे आसपास के वातावरण में घुल मिल जाएंगे, जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। तुम्हें क्यों लगता है कि यह बात सिर्फ मुझे ही सुननी चाहिए? उसने उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए पूछा। उसने आह भरी। अगर उन्हें इन निशानों पर नजर रखने का पता चल गया, तो वे सिर्फ निशान ढूंढने में ही सतर्क रहेंगे। इससे आप और आपके दोस्त हमले के लिए असुरक्षित हो जाएंगे। चूंकि वे सिर्फ निशान ही देखेंगे, इसलिए हो सकता है कि उन्हें पता ही न चले कि आपका पीछा किया जा रहा है या आपको शिकार बनाया जा रहा है। शेलिया ने एक लिखने का औजार निकाला और अपनी पहले से बनाई हुई सूची में और निशान लगाने लगी। जैक धैर्यपूर्वक उसके काम खत्म होने का इंतजार करते हुए उसे देखता रहा। काम खत्म होने पर उसने सूची वापस देते हुए कहा, शायद और भी हों। अगर मुझे कुछ और याद आया तो मैं उन्हें भी जोड़ दूंगी। जैक अब भी उसे देख रहा था। हम कामयाब होंगे या नहीं, इस बात की तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? उसके शरीर में गर्मी दौड़ गई, उसकी हरी भरी त्वचा और गहरी हो गई। उसे शर्म महसूस होने लगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी प्रेमिका को पता चले कि वह उसकी ओर आकर्षित है। उसे पूरा यकीन था कि यह बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। उसे जैक की निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं, जिससे उसका चेहरा और लाल हो गया। फिर अचानक वह खड़ी हो गई। नक्शे को किसी रोशनी के सामने रखो, देखो कि परछाई किसी कीड़े जैसी दिखती है या नहीं। अगर दिखती है तो मैं तुमसे विनती करती हूं कि मत जाओ, उसने कहा और तेजी से दरवाजे की ओर चल पड़ी। दरवाजा खोलकर जाने से ठीक पहले वह मुड़ी। अगर तुम जाओ तो सावधान रहना, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर मुड़कर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। जैक उसे देखता रह गया जब तक कि उसने दरवाजा बंद नहीं कर दिया। जैक बेस कंट्रोल में दाखिल हुआ। नक्शा उठाते हुए उसने उसे रोशनी में देखा और उस पर लिखे कागज को गौर से देखा। उस पर लगे धब्बे किसी कीड़े के लग सकते थे, लेकिन शायद नहीं भी। निश्चित रूप से कुछ कहना असंभव था। धिक्कार है, उसने गाली दी। उसने शीला द्वारा दिए गए कागज को खोला और फिर उसकी तुलना नक्शे पर बने धब्बों, छायांकनों और दागों से की। एक धब्बा शीला के निशानों जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह निश्चित नहीं हो पा रहा था। वह वहीं लौट आया था जहां से उसने शुरुआत की थी। यह एक जाल होने की 50/50 संभावना थी। दूसरों से जानकारी छिपाने के बारे में उसकी बात जायज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जो जेब में हाथ डाले अंदर आया। मुझे लगता है तुमने मुझे नाराज कर दिया है, टैमी। जैक अभी भी निशानों की तुलना कर रहा था। शीला मुझे कुछ जानकारी देना चाहती थी। उसने कहा कि मुझे बाकी सबको बताने में सावधानी बरतनी चाहिए। टैमी नाराज है क्योंकि मैंने शीला को अकेले में बताने दिया। और जो ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। शीला की बात में दम था। जब उसने मुझे बताया और फिर सबको न बताने के पीछे का अपना तर्क समझाया, तो मुझे लगता है कि वह सही है। क्या तुम हम में से किसी को बताने वाले हो? जो ने थोड़ी कठोर आवाज में पूछा। नक्शे को घूरते हुए और जो की बेचैनी को अनसुना करते हुए जैक ने जवाब दिया, हाँ तुम। जैक ने आह भरी और जो की ओर देखा। उसने मुझे कुछ निशानों की सूची दिखाई है जिन पर नजर रखनी है। अगर हमें उनमें से कोई भी निशान दिखे तो हमें वापस लौट जाना चाहिए। उसने कहा कि अगर हमने सबको बता दिया तो सब लोग उन निशानों को ढूंढने लगेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें ढूंढ रहा है। जो उसे घूरता रहा, उसके दिमाग में विचार चल रहे थे, फिर आखिरकार उसने सिर हिलाया। मैं शीला से सहमत हूं। हमें इसे गुप्त रखना चाहिए जब तक कि हमें सबको बताना न पड़े। जैक ने नक्शा ऊपर उठाते हुए कहा, क्या कागज पर बनी कोई भी परछाई, धब्बा या निशान इस सूची में मौजूद किसी चीज से मिलता जुलता है? अगर ऐसा है तो यह नक्शा एक जाल हो सकता है। और फिर उसने सूची को जो की ओर बढ़ा दिया ताकि वह उसकी जांच कर सके। जो ने उसी चीज की ओर इशारा किया जिसे जैक ने देखा था। यह कुछ वैसा ही है, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। धत तेरे की, दोनों ने एक साथ कहा। वे अभी भी वहीं थे जहां से शुरू हुए थे और उनके जाल में फंसने की 50/50 संभावना थी। अध्याय 10, जोखिम उठाना।
सभी लोग बेस कंट्रोल की दीवारों के किनारे लगे सोफे पर बैठ गए। जैक और जो बड़ी मेज के पीछे खड़े थे, उनके सामने नक्शा रखा था। शेलिया पिछले कमरे में थी, वह और कोई जानकारी नहीं चाहती थी जो ट्रुथ सीरम तब प्रकट करेगा जब उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे उसके जहाज पर वापस आने पर इंजेक्शन लगाएंगे। जैक ने कमरे में चारों ओर देखा। हमें इस बात पर मतदान करने से पहले कुछ चर्चा करनी है कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन पहले हमारे पास कुछ नई जानकारी है। पूरी संभावना है कि यह एक जाल है। जो और मैंने नक्शे पर एक निशान ढूंढा है ताकि पता चल सके कि यह जाल है या नहीं। हमें एक निशान मिला है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह संयोग है या यह सचमुच का नक्शा है। इसलिए मैं इस निशान वाले नक्शे को आप सभी को दिखाऊंगा। फिर आप में से हर कोई तय कर सकता है कि आप जोखिम लेना चाहते हैं या नहीं, जैक ने समझाया। जो ने बीच में दखल देते हुए सबको आश्वस्त करने की कोशिश की कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका हम समाधान नहीं कर सकते। मैंने निशान और नक्शे की तुलना की। ऐसा लगता है कि यह एक जाल का संकेत हो सकता है, लेकिन जैक और मैं सहमत हैं कि हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। सभी लोग एक एक करके उठे। जैक और जो ने उन्हें नक्शे पर वह निशान दिखाया जिसके बारे में बात हो रही थी और साथ ही शीला द्वारा दी गई निशानों की सूची भी दिखाई। उन्होंने बारी बारी से दोनों की तुलना की। जैक ने कहा, जब आप वोट देने के लिए तैयार हों तो सही रंग की स्ट्रॉ को डिब्बे में डालें। डिब्बा पारदर्शी नहीं है, इसलिए मतदान निष्पक्ष होगा। मतदान पूरा होने तक कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डिब्बे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो ने डिब्बा उठाया और दिखाया कि वह खाली है, फिर उसने ढक्कन को ऊपर की ओर छोटे छेद के साथ लगा दिया ताकि डिब्बे में पहले से क्या है यह देखे बिना ही लोग उसमें स्ट्रॉ डाल सकें। फिर उसने जैक और खुद समेत हर व्यक्ति को एक लाल और एक हरी स्ट्रॉ दी। सभी ने नक्शे का अध्ययन किया, डिब्बे के पास गए और चुपके से अपनी पसंद की स्ट्रॉ उसमें डाल दी। जब सभी ने वोट डाल दिया तो जो ने डिब्बा उठाया और उसे मेज पर उलट दिया, फिर लाल और हरे तिनकों के छोटे ढेर को अलग किया। उनमें से केवल एक तिनका लाल था। बाकी सभी ने जोखिम उठाने का फैसला किया और इस उम्मीद में अभयारण्य शहर की ओर चल दिए कि यह कोई जाल नहीं है। जैक ने कमरे में चारों ओर देखा। लगता है हम बंकर छोड़ रहे हैं, उसने कहा। अब कोई पीछे नहीं रुकेगा। जैक एक बड़े बक्से के पास गया और उसमें से 4 बैग निकाले। उनके पास सिर्फ 4 ही बैग थे क्योंकि बंकर सिर्फ 4 लोगों के लिए बनाया गया था। हर बैग में खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें और यात्रा के लिए जरूरी कुछ अन्य चीजें भरी हुई थीं। जो ने सबकी तरफ देखा। जैक और मैंने ये सारे बैग खुद भरे हैं, हर बैग में एक जैसी चीजें हैं। हम ज्यादा कपड़े नहीं ला सकते थे, हमें खाने और पानी के लिए जगह चाहिए थी। हम में से हर एक के पास एक ब्लास्टर, एक माचेटी और अगर आप उठा सकते हैं तो बोल्ट के साथ एक क्रॉसबो या तीर के साथ एक कंपाउंड बो होगा। अगर आप किसी बो से तीर चलाते हैं तो सारे तीर और बोल्ट वापस लाने होंगे, उसने आगे कहा। हम में से हर एक के पास एक शिकार करने वाला चाकू भी है। हर बैग के नीचे 2 कसकर लपेटे हुए ऊनी कंबल और पानी उबालने के लिए एक एल्यूमिनियम का बर्तन है। जैक, कैरी और मेरे पास एक्स्ट्रा मैगजीन के साथ एक भरी हुई होल्स्टर वाली बंदूक होगी। ये आखिरी उपाय के लिए हैं ताकि हम गोला बारूद बर्बाद न करें। बैग में और कुछ नहीं होगा। हमें खाने के लिए जगह चाहिए। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हम कब निकल रहे हैं? जेमी ने एलिस को अपने करीब खींचते हुए पूछा। सुबह सुबह ही काम शुरू करना है, इसलिए आराम से सो लो, जैक ने कहा। हम जाने से पहले जगह को पूरी तरह से बंद कर देंगे ताकि अगर हमें वापस आना पड़े तो हम आ सकें। शेलिया ने देखा कि 8 इंसान बंकर की सुरक्षा छोड़कर बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। वह नक्शा देखना चाहती थी ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वे किसी जाल में न फंस जाएं। जैक ने टैमी के कान में कुछ फुसफुसाया जो उसे सुनाई नहीं दिया और फिर टैमी को पीछे छोड़कर उसकी ओर चलने लगा। टैमी सोच रही थी कि अब उसके साथ क्या होगा क्योंकि वे जा रहे थे। जैक ने शीला को अपने पीछे आने का इशारा किया। उसने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे बेडरूम में चली गई, जहां वह बिस्तर पर बैठ गई और इस बात के फैसले का इंतजार करने लगी कि उसके साथ क्या होगा। जैक ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर बोला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम क्या करना चाहती हो। मुझे पता है कि तुम्हें उस ट्रुथ सीरम को लेकर चिंता है जो तुम्हारे लोग तुम्हें इंजेक्ट करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि तुम वापस जाना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं कोई अनुमान नहीं लगा रहा, इसलिए मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूं, तुम क्या करना चाहती हो। वह थोड़ी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे पूछा जाएगा कि वह क्या चाहती है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या चाहती है। उसने एक पल सोचा, फिर फैसला किया, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वे इसकी अनुमति देंगे या नहीं। मुझे लगता है कि मुझे आपके समूह के साथ जाना चाहिए। मैं निशानों को पहचानने में मदद कर सकती हूं। जैक ने उसे फिर से देखा, जवाब देने से पहले उसने काफी देर तक सोचा। अगर तुम हमारे साथ जाओगी और दूसरे इंसान तुम्हें देख लेंगे या तुम्हारे अपने लोग भी देख लेंगे कि तुम हमारी मदद कर रही हो, तो वे शायद तुम्हें मार डालेंगे, उसने चेतावनी दी। मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हें सिर्फ इसलिए मार डालें क्योंकि तुम हमारे साथ हो, लेकिन अगर तुम जोखिमों को जानते हुए भी वाकई ऐसा करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं। शेलिया समझ गई कि वह उसके बारे में चिंतित है। इससे उसके मन में मुस्कान आ गई। अगर आपके लोग मुझे मौका देंगे तो मैं यह जोखिम जरूर उठाऊंगी, उसने कहा।
जैक ने उसे काफी देर तक देखा। क्या तुम पक्का हो? जो हो सकता है वो जानते हुए उसने उसके फैसले की पुष्टि करते हुए पूछा। वह नहीं चाहता था कि वह बीच में ही अपना मन बदल ले। शेलिया मुस्कुराई। हाँ, मुझे यकीन है। मैं जोखिम उठाऊंगी, भले ही मुझे पता हो कि मेरे साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम सुबह सबसे पहले निकलेंगे। मैं सबको बता दूंगा कि तुम आ रहे हो। मैंने जो को तुम्हारे दिए निशानों की सूची और रास्ते में छिपे होने की संभावना के बारे में बता दिया है, वही अकेला है जिसे इन निशानों के बारे में पता है। वो निशानों को खोजने में मेरी मदद भी करेगा।